हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 3। पहले दो पार्ट के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या देगा, जरा रीड करेंगे। सी राजगोपालचारी, अ फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, coined the term permit license Raj to encapsulate the party's frustration with Nehru's policies, writing in his magazine Swaraj। अभी तक दो लाइन में क्या दे रखा है कि एक हमारे मिनिस्टर हैं या फिर एक नेता हैं सी राजगोपालचारी, जो कि स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने परमिट लाइसेंस राज को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते समय, जो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पॉलिसीज पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए अपनी मैगजीन स्वराज में कुछ बात बोली है। क्या बात बोली, जरा रीड करेंगे। आई वॉन्ट द करप्शन ऑफ द परमिट लाइसेंस राज टू गो। आई वॉन्ट रियल इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड नो प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय द परमिट लाइसेंस राज। इन्होंने बोला है कि इस लाइसेंस राज की वजह से जो भी करप्शन हो रहा है वो जाना चाहिए, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और कोई भी प्राइवेट मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये तो कहानी बोल दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा वो रीड करते हैं। हाउ आर दिस प्राइवेट मोनोपोलीज इंडल्जिंग इन द करप्शन दैट सी राजगोपालचारी टॉक्स अबाउट। तो वो ये पूछ रहे हैं ये प्राइवेट मोनोपोलीज किस तरीके करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, they led to lobbying and personal benefits for big industrial houses. They continue to function even when running into losses. They exploited the people by grossly increasing prices, और they could not compete with international product। तो ये बताना है कि ये प्राइवेट मोनोपोली किस तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व थे। वो लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग का मतलब होता है मिनिस्टर के संग साठगांठ कर रहे थे, जिससे सारा का बेनिफिट्स किसके पास चले जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास चले जाए। दूसरा, वो तब भी चलेंगे, तब भी बिजनेस काम करेंगे अगर वो लॉसेस में भी हैं। वो प्राइसेस इंक्रीज करके लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे, या फिर वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के संग कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बताना है कि प्राइवेट मोनोपोलीज किस तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस लेड टू लॉबिंग एंड पर्सनल बेनिफिट फॉर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। ये आजकल भी लोग जो हैं वो यही बोलते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो दो चार जनों के फेवर में काम करती है, उनको ही सारा फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। ये आजकल की जो पार्टीज हैं वो ये बोलती हैं, आजकल की जो जनता है वो ये भी बोलती है। तो वही बात उन्होंने बोला है कि यहाँ पे दिस लेड टू लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है मिनिस्टर्स के संग आपके अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं और पर्सनल बेनिफिट बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को मिल जाते हैं। तो जो स्वराज पार्टी के जो हमारे राजगोपालचारी जी हैं वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? ओके। बाकी सब प्राइवेट मोनोपोलीज में नहीं आते, या फिर प्राइवेट मोनोपोलीज का वो करप्शन इसमें नहीं आता। ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। वो क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लेवल इन हिज ओन टाउन, the collector conducted an informal survey that compiled all household incomes in the area। इन्होंने देखा कि पॉवर्टी लेवल कितना है उनके शहर में, तो कलेक्टर ने इनफॉर्मल सर्वे निकाला कि लोगों की कितनी इनकम है। यूजिंग द नेशनल पॉवर्टी लाइन एज अ रेफरेंस, शी देन कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ पुअर। यहां पर हिज लिख रहे हैं, यहां पर शी लिख रहे हैं, पता नहीं अलग ही है, टाइपिस्ट जेंडर ही बदल रहा है, वो पहले हिज है फिर शी है। तो उन्होंने नेशनल पॉवर्टी लाइन का रेफरेंस लेते हुए कैलकुलेट किया कि कितने पुअर हैं। Based on this data, she wanted to launch a number of welfare schemes। पहले उन्होंने हाउस होल्ड इनकम निकलवाई इनफॉर्मल सर्वे करके, उसके बाद पॉवर्टी लाइन के सर्वे से उन्होंने कैलकुलेट किया कि हाँ भाई कितने लोग पुअर है, कितने लोग नॉन पुअर है, और इस डेटा के बेसिस पर वो कुछ वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं। ये तो थी कहानी। क्वेश्चन क्या है, जरा वो रीड कर लेते हैं। इन व्हाट अदर वेज, इन व्हाट अदर वेज could she have measured poverty so that the most beneficial welfare schemes are launched। तो ये कह रहे जैसे उन्होंने इनकम के बेसिस पे कर लिया, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे कर लिया, क्या कुछ और तरीके से अगर वो पॉवर्टी को मेजर करती तो और अच्छा फायदा मिल सकता था। तो कौन से अदर वे से अगर वो पॉवर्टी मेजर करती तो और भी ज्यादा फायदा मिलता। पहला, बाय कैलकुलेटिंग हेड काउंट रेशियो, by looking at the health and education indicators, by dividing the poor into further specific categories,
by categorizing them as employed and unemployed. आपको ये बताना है कि ए बी सी डी में से कौन से अलग तरीके से अगर वो पॉवर्टी को मेजर करती तो ज्यादा फायदेमंद रहता। बाय कैलकुलेटिंग हेड काउंट रेशियो, नहीं बच्चों हेड काउंट रेशियो से ही तो उन्होंने पहली पॉवर्टी निकाली है। बाय लुकिंग एट हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, यस दिस कुड बी वन मैटर, क्योंकि हमने क्या बात करी थी और जो हमने पॉवर्टी चैप्टर पढ़ रखा था तो उसमें ये बात हमने बोली थी कि गवर्नमेंट जो है वो इनकम के बेसिस पर, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, कैलोरी के बेसिस पर निकाल रही है, उनको बाकी अदर बेसिस पर भी पुअर को कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे उनके पास सोशल इंक्लूजन है कि नहीं, उनकी हेल्थ स्टेटस कैसा, उनकी लिटरेसी कैसी, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो बी शुड वन ऑफ द रीजंस कि उनको ऐसे भी पॉवर्टी मेजर करनी चाहिए। बाय डिवाइडिंग द पुअर इनटू फर्दर स्पेसिफिक कैटेगरीज, बच्चों ये तो पॉवर्टी लाइन वैसी क्लासिफाई कर देती है, नॉन पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्यूट पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है ना, पुअर, नॉन पुअर, रिच, वेरी रिच, मिलियनर, मिलियनर, ये तो पॉवर्टी लाइन वैसी फर्दर पार्ट्स में क्लासिफाई कर देता है, तो ये तो होगा नहीं। बाय कैटेगराइजिंग देम एज एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, कि कुछ लोग काम कर रहे, कुछ लोग काम नहीं कर रहे, तो नहीं बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाय लुकिंग एट हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स। क्या लॉजिक के संग आपको बच्चों क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर बच्चों 42 और 43, 42 अगर आपने अभी रीड किया था कि पॉवर्टी कैसे मेजर की, आपको क्वेश्चन पता लग गया होगा, ये कोई बुक से क्वेश्चन उठा के नहीं दिया है, कोई ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, कोई असर्शन रीजन नहीं है, ये उन्होंने पूछा है कि हाँ भाई बताओ और कैसे करती। तो ये एक जेनरिक क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी जनरल नॉलेज देख रहा है, जनरल अवेयरनेस देख रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर की। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 43 भी आपकी अवेयरनेस के ऊपर है कि आप कैसे समझ रहे हो उस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कुछ अवेयरनेस है। रीड करते हैं क्या दे रखा है बच्चों, जरा एक मिनट, एक सेकंड रुकना। Recent studies of poverty shows that lower caste of India forms the poorest 10% in the country. अभी पॉवर्टी की हमने रीसेंट स्टडी करी तो उसमें पता लगा था देश के जो सबसे गरीब 10% पुअर है वो हमारे लोअर कास्ट में से आते हैं। Every second person from scheduled tribe and every third person from scheduled caste are poor. एससी एसटी से हर दूसरा व्यक्ति पुअर है, एससी से हर तीसरा व्यक्ति पुअर है। Every second ST and every third Dalit and Muslim in India poor and not just financially, ठीक है ना, वो पुअर है। UN रिपोर्ट द प्रिंट 2019, यूएन में 2019 में रिपोर्ट आई थी कि हर एक दूसरा एसटी, हर एक तीसरा जो हमारे दलित है, मुस्लिम है, वो पुअर है। द अबव लाइन शोज दैट कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉवर्टी, तो बिल्कुल सही, ऊपर वाली लाइन सबको पता लग गया कि हाँ भाई कास्ट में भी बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन हम पता लगा सकते हैं किस कास्ट में कितने ज्यादा पुअर है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ अ पर्सन्स कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉवर्टी। पूरी कहानी पता लगे एसटी में पुअर है, एससी में पुअर है, लेकिन क्वेश्चन अलग ही पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है अब ये बताइए कि नीचे दिए गए लाइनों में कौन सी लाइन ऐसी है जो बेस्ट इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि पर्सन की कास्ट से पता लगेगा वो कितना पुअर होगा, कितना पुअर नहीं होगा। हाउ कैन पर्सन कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉवर्टी। रीड करते हैं। लोअर कास्ट फेस सिस्टमैटिक पॉवर्टी लीडिंग टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। Lower caste have very high consumption and expenditure rate owing to their poor living condition. The Indian government has continuously ignored the lack of welfare schemes for lower caste. Therefore, D, the population of lower caste is much higher than the other caste. आपको ये बताना है कि हर दूसरा तीसरा जो एसटी है, वो गरीब है, इसके पीछे उनकी जो कास्ट का मेन कारण क्या हो सकता है, बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, लोअर कास्ट फेसेस सिस्टमैटिक पॉवर्टी लीडिंग टू अ लैक ऑफ एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये बेस्ट बताता है कि हाँ भाई लोग जो कास्ट है वो पॉवर्टी को इस वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कंजम्पशन ज्यादा होता है, लेकिन ये बेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बात, थोड़ा कमाएंगे तो खर्च भी करेंगे। गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा, हाँ पॉपुलेशन ज्यादा इसका मतलब नहीं पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पुअर ज्यादा होंगे, नहीं। सिस्टमैटिक पॉवर्टी वो फॉलो करती है, सिस्टमैटिक पॉवर्टी। क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, जो आपको असर्शन और रीजनिंग वाला दे रखा है। असर्शन क्या दे रखा है, द 12th 5-year प्लान tried to raise India's gross enrollment ratio in
higher education by 5.2% by 2017-18 and by 30% by 2021। ठीक है, ये डेटा इन्होंने दे रखा है कि 12 5 ईयर प्लान एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करने की कोशिश करी थी 2017-18 में 25% करीब से, और 2020-21 से 30% से वो इंक्रीज करने की सोच रहे थे, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो 12 5 ईयर प्लान का जो मेन एम था वो ये था कि एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि बच्चे लोग कितना ज्यादा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनरोल करा रहे हैं उसको हम ज्यादा करेंगे। 17-18 में 25% से इंक्रीज करेंगे, 20-21 में 30% से इंक्रीज करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हमारी पॉपुलेशन होगी वही वैसा ही हम डिसाइन कर पाएंगे हमारी ग्रोथ रेट क्या है। तो आपको ये बताना है, बताइए क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, दोनों बातें सही है, दोनों बातें गलत है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली थी कि 2017-18 में 20-25% 30% ग्रोथ करने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हमारी पॉपुलेशन होगी वैसी हमारी ग्रोथ रेट डिसाइड होगी। तो यस, असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, एंड जो हमारा असर्शन है वो रीजन का सही एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज बच्चों आपको क्लियर है? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 के जरा रीड करेंगे। Which of the following could aid in human capital formation? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करने की कोशिश कर सकता है? अब पहले बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी पढ़ाई को एनहेंस करने में। ठीक है, ओके। ऑप्शन ए क्या है? एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ जॉब्स, creating large industries with more complex equipment, creating open market with increased stability, promote gender equality in family। तो आपको यह बताना है इन चारों में से किस वजह से, इन चारों में से किस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोथ आएगी, आपको यह चीज इसके अंदर बतानी है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज को बढ़ाना। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम लेबर मार्केट को एक्सपेंड कर देंगे तो क्या लोगों की स्किल इंक्रीज होगी? नहीं होगी। अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट ले आएंगे, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी बना देंगे, तो क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी? क्या लेबर, स्किल, एक्सपर्टीज, एजुकेशन वो इंक्रीज होगी? नहीं होगी। ओपन मार्केट अगर हम ओपन कर दें, कोई भी आके बिजनेस कर रहा है, कोई भी जाके बिजनेस कर रहा है, तो क्या इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी? नहीं होगी। क्या जेंडर इक्वालिटी फैमिलीज में अगर प्रमोट की जाए तो क्या उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी? यस, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। रीजन बीइंग, अगर जेंडर इक्वालिटी को फैमिलीज में प्रमोट किया गया तो जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे तो उनमें नॉलेज आएगी, स्किल आएगी, एक्सपर्टीज आएगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 क्या दे रखा है, रीड करेंगे। हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री? ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज हो रहा है? ए, क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं खरीदने के लिए। बी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, इसलिए उनका लोगों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है। सी, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं वर्कर्स के लिए। या फिर डी, कंपटीशन की वजह से सामान सस्ता मिल रहा है इस वजह से। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग हाई क्यों हो रहा है? ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो गई, या फिर सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है ड्यू टू कंपटीशन। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाय मेकिंग द चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आप ज्यादा खरीद पाओगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर करने से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं होगा क्योंकि आप खरीद ही नहीं पाओगे। ठीक है, लोग गांव से शहर में आ रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन का इससे तो कोई रिलेशन है नहीं, वो तो गरीबी की वजह से आ रहे हैं। और सी, वर्कर्स की कंडीशंस इंप्रूव हो रही है। तो भैया वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो रही है, सैलरी थोड़ी ना इंप्रूव हो रही है। समझ रहे हो इस चीज को? तो लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, वो ज्यादा खरीद पाएंगे, ज्यादा अच्छी वो परचेज कर पाएंगे, तो उनका स्टैंडर्ड लिविंग हाई हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर होगी बच्चों आपको?
बहुत सही। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, जरा रीड करेंगे क्या दे रखा है। Devaluation of the Indian rupee in 1991 resulted in inflow of foreign exchange. Devaluation of Indian rupee was a step to get more foreign investments. आपको ये बताना है असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, आपको ये बताना है। आपको पहले ये बताना है कि क्या डिवैल्यूएशन से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो इंक्रीज हुआ था, आपको पहले ये बताना है। फिर आपको ये बताना है कि डिवैल्यूएशन करा ही इसलिए गया था जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ पाए। तो देखो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि हमें डिवैल्यूएशन की वजह से आया तो था, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का आया तो था, लेकिन डिवैल्यूएशन करा इसलिए गया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, नहीं, ये रीजन नहीं है। डिवैल्यूएशन इसलिए किया गया था जिससे एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर बेच सके, इनफ्लो हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दैट वाज नॉट द मेन रीजन। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि असर्शन हमारा सही है बट रीजनिंग जो है हमारी वो फॉल्स है। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एक और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, रीड करते हैं बहुत अच्छे से। क्या दे रखा है? असर्शन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया the disinvestment of public sector enterprises has brought accountability and professionalism to them. डिसइन्वेस्टमेंट करने से जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेच देती है प्राइवेट लोगों को, तो उससे उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। उसका रीजन क्या दे रखा है उन्होंने? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज इन्वेस्टमेंट मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट वो करती है इसलिए जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में आ पाए। तो क्या ये बात भी बिल्कुल सही है? ये दोनों बातें ही बिल्कुल सही हैं और इसका जो रीजन है वो एकदम एग्जैक्टली सेम है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बहुत सही। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर ट्रू and R explains A। तो चलिए बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। बट क्वेश्चन नंबर 49 से पहले आपको कुछ टेबल दे रखा है। क्या टेबल दे रखा है, जरा रीड करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 100, ओके। कैपिटल रिसीट्स आपको दे रखी है 40, नेट बोरोइंग्स आपको दे रखी है 38, ओके। नेट इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है आपको 27, टैक्स रेवेन्यू आपको दे रखा है 50 और नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको दे रखा है 15। ठीक है, ये कुछ टेबल का डेटा दे रखा है और टेबल के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको वो सॉल्व करने और आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। आपको क्या बताना है? रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। तो चलो बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओगे? बिल्कुल सही सर, बताएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब जरा बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। बच्चों ऊपर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था 100, ठीक है, क्या दे रखा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 माइनस रेवेन्यू रिसीट। बच्चों रेवेन्यू रिसीट हमको डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमको टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है। तो इन दोनों का हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा। तो रेवेन्यू रिसीट टोटल कितनी होगी बच्चों? हमारी 65 हो गई, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना है हमारा? 65। तो रेवेन्यू रिसीट हमारी होगी 65। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा हो जाएगा बच्चों 35। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट बच्चों इसमें? कोई परेशानी? पक्का? रफ कर दूं इसको? ओके। तो मैंने इसको किया रफ और मैंने लगाया अपने सी ऑप्शन पर टिक। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फिस्कल डेफिसिट। सबसे इजीएस्ट सवाल, फिस्कल डेफिसिट क्या है? और जैसे ही मैं फिस्कल डेफिसिट बोलता हूं ना, बच्चे फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। या फिर कोई बच्चा फॉर्मूला बोलता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। लेकिन बच्चों यहां पे सबसे सिंपल फॉर्मूला लगेगा क्या? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स, क्योंकि बच्चों हमको बोरोइंग्स एज इट इज दे रखी है। मैंने आपको टेबल रीड करते समय तीन चीजें ऊपर पढ़वाई थी, क्या दे रखी है तीन चीजें, जरा रीड करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, कैपिटल रिसीट्स हमारी 40 और नेट बोरोइंग्स कितनी है? 38। तो बोरोइंग्स ही क्या होती है हमारी?
फिस्कल डेफिशिट। तो फिस्कल डेफिशिट भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ऑप्शन नंबर ए 38। क्या ये चीज आपको क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्का? ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। व्हाट विल बी द प्राइमरी डेफिशिट? प्राइमरी डेफिशिट कितना होगा आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों, प्राइमरी डेफिशिट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो सर फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिशिट कितना है 38, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है बच्चों हमारी 27। तो 38 माइनस 27 बच्चों कितना होता है 11। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इसमें कोई डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो इसको करते हैं रफ और ऑप्शन नंबर सी पे लगाते हैं टिक। क्लियर? ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिटर्न ऑन एसेट्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू बताना है। रिटर्न ऑन एसेट्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स। तो सिंपल सी चीज है, कस्टम टैक्स होता है, सर्विस टैक्स खुद टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी ये भी टैक्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न ऑन एसेट्स। बहुत ही सिंपल सवाल है हमारे गवर्नमेंट बजट चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है, Which of the following is the formula of revenue deficit? अभी ऊपर ही डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसमें तो टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है जरा रीड करेंगे। Which of the following is most likely to be the main contributor to the fiscal deficit? आपको ये बताना है फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स करने का इनमें से मेन कारण कौन हो सकता है जो फिस्कल डेफिसिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बच्चों बोरोइंग्स करना। बोरोइंग्स कब होती है? जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और हमारे पास पैसा कम आता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बोरोइंग्स कब होती है? जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, हमारे पास पैसा जो है वो कम आता है। तो रीड करते हैं, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाई कैपिटल रिसीट्स, लो इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर हाई टैक्स रेवेन्यू। आपको ये बताना है इनमें से कौन से कारण की वजह से फिस्कल डेफिसिट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो चलिए बच्चों उल्टा कैलकुलेट करते हैं, डी ऑप्शन से देखते हैं। हाई टैक्स रेवेन्यू, हाई टैक्स रेवेन्यू का मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है तो फिस्कल डेफिसिट कम होता है, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दूसरा लो इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट हम कम कर रहे हैं तो फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा ना, क्योंकि कम खर्चा कर रहे हैं तो कम फिस्कल डेफिसिट होगा, तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। हाई कैपिटल रिसीट्स, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो फिस्कल डेफिसिट किस बात का, ये भी नहीं। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा ये वाला आंसर? क्योंकि हम पहले ही बोल रहे थे फिस्कल डेफिसिट कब होता है? जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, पैसा कम आता है। तो ऑब्वियस ही बात है, बी सी डी में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें खर्चे ज्यादा और पैसा कम आ रहा हो, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बात बोल दी गई सर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। जहां खर्चे ज्यादा वहां फिस्कल डेफिसिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई? बहुत सही। अब बच्चों आपको एक केस दे रखा है, फिर क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं कि एक काम करो, पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, आपको केस पढ़ने का टाइम आपका वेस्ट होगा नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम मिल रहा है तो आप जरूर इस पैराग्राफ को पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी। बट पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस रीड करेंगे, और क्वेश्चन रीड करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों रीड करते हैं। Why it is important to ensure access to cheap formal sector credit to rural poor? इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप ये इंश्योर करें कि रूरल पुअर को फॉर्मल सेक्टर से चीप क्रेडिट मिले, सस्ता उधार उनको मिल जाए। किससे? फॉर्मल सेक्टर से मिल जाए। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए, टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं रूरल पूरा पैसे बचाए और इन्वेस्ट करे बैंक के अंदर। बी, टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, हम चाहते हैं कि हाँ भाई रूरल पूरा को इसलिए सस्ता इंटरेस्ट रेट मिले क्योंकि हम चाहते हैं बैंक ज्यादा पैसा कमाए। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टू प्रमोट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटरी लैंडिंग एंड डेट ट्रैप्स, हम चाहते हैं कि हाँ भाई वो डेट ट्रैप से फंस जाए, इंडेटनेस से फंस जाए, हाई रेट से इंटरेस्ट वो ना ले। या फिर डी, टू प्रमोट कलेक्टिवलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अमंग देम। तो आपको ये बताना है कि रूरल पुअर को हम सस्ता लोन क्यों दिलवाना चाहते हैं बैंकों से। तो बहुत ही सिंपल आंसर बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटरी लैंडिंग एंड डेट थ्रेट्स। हम चाहते हैं कि वो लोन के जंजाल से बचें, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ना लें, इसलिए हम चाहते हैं कि वो फॉर्मल सेक्टर से सस्ते पे उधार ले लें। क्लियर? देखो ये वाला क्वेश्चन हमको बिना केस रीड कर ही मिल गया। तुम्हारा टाइम बचा कि नहीं बचा? अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? Which of the following is a crucial area of improvement for rural banking? रूरल बैंकिंग में कौन सा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? रिस्क प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज, अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? कि रूरल बैंकिंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं स्मॉल फार्मर्स का रिस्क खत्म हो, हम चाहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, हम चाहते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी पैसा बैंक्स के पास आ रहा है उसको सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए, सही जगह पे लोन दिया जाए जिससे काम अच्छा हो सके। या फिर डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हम जो यूज कर रहे हो हमारी आने वाली जनरेशन है वो अच्छे से यूज कर पाए। तो रूरल बैंकिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो कोई लिंक है नहीं। हम ये रूरल बैंकिंग से नॉन फार्म एक्टिविटीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता। स्मॉल बिजनेसेस से रिस्क प्रोटेक्ट हो, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता। मेन जो रीजन है वो क्या है? हम चाहते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कल्चर जो है वो क्या हो? एक्सटेंड हो जाए। इससे क्या होता है बच्चों कि बैंक्स के पास जो भी पैसा आ रहा है उसको सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्या दे रखा है रीड करेंगे। There are two statements given below. Assertion reasoning दे रखा है। Assertion क्या दे रखा है? Micro credit can help empower women and make them financially independent. माइक्रो क्रेडिट जो प्रोग्राम्स है वो विमेन को एम्पावर करते हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, रीजन सही है कि नहीं, इसे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। Because microcredit involves small loans provided at reasonable rate of interest that can help people to start their own ventures. तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि माइक्रो क्रेडिट की वजह से आपको छोटे छोटे लोन मिल जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ते होते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल भी बहुत सिंपल सा होता है जिससे लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा करें तो क्या विमेन एम्पावर होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी? बिल्कुल होंगी। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अगला सवाल क्या करेगा बच्चों? दिस प्रोग्राम वुड बी सक्सेसफुल इफ इट कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब ये बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर पाए, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर पाए। what what would the number of beneficiaries depend upon? बच्चों ये लाइन देख के मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ भाई किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, अभी तक 3 क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंटली पूछे गए थे, वो तो हमारे हो गए, बट इस लाइन की वजह से मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो अब मुझे केस रीड करना पड़ जाएगा क्योंकि जबरदस्ती आंसर देने से अच्छा है भाई 2 मिनट लगा के एक बार केस रीड कर लो। तो इन्होंने क्या बोला था, ये जो प्रोग्राम है तभी सक्सेसफुल होगा जब ये लार्ज नंबर ऑफ लोगों को सपोर्ट कर पाए। तो रीड करते क्या दे रखा है। Access to adequate and timely credit at affordable rates is critical to the rural poor to elevate high cost debt and invest in livelihood opportunities. Despite the government of India's best efforts, financial inclusion of rural poor has been beset with multiple challenges. Lack of adequate banking infrastructure and human resources in rural areas, unplanned expansion leading to unavailable bank branches, and low levels of financial literacy among the rural populace have been some of the key challenges. इन्होंने क्या बोला है कि गांव के अंदर लोगों को लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हाँ भाई उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट के बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या कि वहां पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, दूर दूर बैंक की ब्रांचेस हैं, लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ नहीं है। तो ये बहुत सारे मेन चैलेंज हमारे रहे हैं। द मोस्ट वनरेबल कम्युनिटीज
who often had no formal credit history and ability to provide collateral। ठीक है, और सबसे ज्यादा दिक्कत किन लोगों को आती है, जिन्होंने पहले कभी उधार नहीं लिया होता, जिससे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती कि हाँ पहले तुमने उधार लिया था, रीपेमेंट कर दिया, तुमने कर दिया था, और उनके पास कुछ कोलेट्रल देने के लिए भी चीज नहीं होती। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, बदले में कुछ सिक्योरिटी देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था, तो उनको लोन बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता था, उनको मिलता ही था कि नहीं मिलता था वो भी क्लियर नहीं। ठीक है, हैव बीन द मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड। Inability to access loan from banks means that the poorest has to resort to the money lenders for loan at unreasonably high rate of interest that invariably led into toxic debt trap। और क्योंकि इस वजह से उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता, तो इस वजह से जो हमारे गरीब से गरीब लोग होते थे वो क्या करते थे, किसके पास जाते थे, मनी लेंडर्स के पास जाते थे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, उनको वो डेट ट्रैप में फंसा कर रखते थे। इन दिस कंटेक्स्ट the self-help group bank linkage program formalized by the National Bank for Rural and Education, हमारे नाबार्ड ने 1995, that synthesized formal financial system with informal sector, ठीक है, comprising of rural poor with no formal credit history, has emerged a preferred vehicle for providing financial services to the hit here there to unbanked poor। ठीक है, ये इसकी बात बच्चों यहां पर हो रही थी। क्या बात हो रही थी, ये प्रोग्राम तब सक्सेसफुल होगा जब ये लार्ज नंबर ऑफ लोगों को सपोर्ट करेगा। कौन सा वाला, जो ऊपर अभी इन्होंने लॉन्च किया है, कौन सा वाला, ये वाला, एक मिनट फिर से दिखा मैं आपको, ये वाला एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये कब सक्सेसफुल होगा, जब ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएगा। और ये किसको पहुंचाने की बात हो रही है, जो रूरल पुअर है और जिन्होंने कोई भी लोन पुराना नहीं लिया हुआ है। ठीक है, इनको पहुंचाने के लिए, तब वो ये बताना है प्रोग्राम कब सक्सेसफुल होगा। कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा तब, इस बेसिस पे हम डिपेंड करते हैं बेनिफिशियरी क्या हो, कम्युनिटी सपोर्ट कितना मिल रहा है उनको, उनकी एवरेज इनकम क्या है वो बताना पड़ेगा, और उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के बेसिस पर उनको देना पड़ेगा, या फिर वो सेविंग कितना कर रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने ज्यादा लोग किस पर डिपेंड करेंगे, किसको ज्यादा लोन देना है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ऊपर पुअर की बात ज्यादा हो रही है, ठीक है, जिन्होंने पहले लोन नहीं लिया वो पुअर है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम। जिनकी इनकम कम है वो ही सबसे ज्यादा लोग हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पुअर बहुत ज्यादा है गांव के एरिया में, तो उनको हम इस सर्विस का फायदा दे सकते हैं, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा प्रोग्राम। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। What could be the main reason for the institutionalization of community-based repayment mechanism? What could be the main reason for the institutionalization of community-based repayment mechanism? कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से हमको केस के ऊपर जाना पड़ेगा और देखो कहां पे ज्ञान दे रखा है। ये आ गया बच्चों, लास्ट पैराग्राफ जो भी हमने छोड़ा था उसी के अंदर दे रखा है। Community-based repayment mechanism has been institutionalized at branches involved in financing HSGs to monitor and ensure timely repayment of loans by SHGs। ये हमने जो मैकेनिज्म है इसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज इसलिए किया है क्योंकि हम ये मॉनिटर करना चाहते हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो रीपेमेंट है लोन का वो टाइमली किया जाए। The number of HSGs with outstanding bank loans stand nearly at 5 million today, implying that the program has brought formal banking services to over 50 million women। नीचे कहानी दे रखी है उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि हमारा एक मैकेनिज्म था, रीपेमेंट मैकेनिज्म था। रीपेमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे वो लोन देते थे, है ना, वो लोन देते थे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रीपेमेंट का भी तो कोई एक तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था रीपेमेंट करने के हम तरीके को एक इंस्टीट्यूशनल में बना देंगे, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जो मॉनिटर करेगा और जो इंश्योर करेगा कि जो लोन है वो टाइमली रीपे हो जाए। ठीक है, मुद्दे की बात ये हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। वो क्या दे रखा है, हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मेन कारण क्या है। पहला, रूरल पीपल शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन बैंक डे टू डे फंक्शन। हमने क्या इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज किया था कि लोग डे टू डे ऑपरेट में काम करें ना। इफ द रीपेमेंट रेट इज लो, बैंक वुड बी रिलक्टेंट टू सैंक्शन फ्रेश लोन्स। ठीक है, सी
हाई नंबर ऑफ डिफॉल्ट लोन्स आर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट, या फिर डी, रूरल पीपल डेलिबरेटली रिफ्यूज टू पे बैक लोन्स टू द बैंक। तो आपको ये बताना है कि मेन रीजन क्या है कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कि हम चाहते हैं कि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर हमको पता लग जाए कि रीपेमेंट लोग कम है तो हम कम लोन दें। ठीक है, तीसरा, डिफॉल्ट जो लोन हो रहे हैं, जो लोन डिफॉल्टर है उस वजह से गवर्नमेंट में बहुत बर्डन पड़ रहा है, या फिर डी, लोग जानबूझ के लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ऊपर उन्होंने क्या बोला था, हम चाहते हैं टाइमली पैसा आ जाए, है ना, टाइमली पैसा आ जाए। और वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई ऑप्शन नंबर बी में, कि अगर पेमेंट रेट नहीं आ रहा है तो हम लोन देने में कतराएंगे। फिर से अगर वो जानबूझ के लोन नहीं दे रहे हैं तो कतराएंगे ना लोन देने में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वो केस को 2 बार आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं अपने आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा ही नीचे आ गया। फाइनल क्वेश्चन क्या बच्चों से रीड करेंगे, Which of the following is likely to be the main objective this program? जो ऊपर प्रोग्राम था हमारा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं औरतों को लाइवलीहुड मिले, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी आए, कम्युनिटी बैंक पार्टनरशिप हो, या फिर हम चाहते हैं कि हाँ भाई क्रेडिट एक्सेस मिल जाए पुअर को। तो पूरी कहानी किस पर बेस्ड है? पूरी कहानी सिर्फ एक ही बात पर बेस्ड है, और वो ये है कि हमारे रूरल पुअर को क्या मिल जाए, क्रेडिट एक्सेस मिल जाए। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा इकोनॉमिक्स का एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबीएसई ने लॉन्च करे थे। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की मदद से इन सारे 60 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कर लिया कंप्लीट। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर जिसमें और कुछ हम नया लेकर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक सेशन जिसमें हम ये देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज का पेपर हमको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है ना, जो हमको 1.5 घंटे मिलेंगे, जो हमको रीडिंग टाइम मिलेगा, उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, हम वो उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। अकाउंट्स की लेकर आएंगे, एक बिजनेस की लेकर आएंगे और इको की लेकर आएंगे, और उसको देख के हमको पता लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में पेपर कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।